जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है दक्षिणाई क्लासरूम में। हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और अभी तक हमने मैग्नेटिज्म के 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म का लेक्चर 9। लेक्चर 8 के अंदर हमने जो चर्चा की, हमने ये सीखा कि अगर मान लीजिए एक आपके पास में करंट कैरिंग वायर है, आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये अपने आप में नई बात थी हमारे लिए। हमने लास्ट लेक्चर में इसको सीखा, कैसे क्यों करता है, रीजन जाना, कुछ कुछ बेसिक सवाल किए। इस वाले लेक्चर के अंदर हम उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उसको और बढ़िया ढंग से हम उसको एप्लीकेशन का सीखेंगे। फिर इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मूवमेंट अपने आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, आपने कभी मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में नहीं सुना होगा और ये कुछ फंसे हुए सवालों को निकालने में हेल्प करेगा। ये एक्चुअली आपको दिस इज काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन बार मैग्नेट एंड दिस करंट कैरिंग वायर। तो ये मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कुछ ऐसे बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं जिसके लिए आपको मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पता होगा तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम उसको स्टार्ट करें, मैग्नेटिक मूवमेंट खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे खत्म कर पाएंगे। तो आइए बच्चों अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आप ढंग से देखिएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट और ये एप्लीकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास में दो करंट कैरिंग वायर है और दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग है और दोनों को एक ही प्लेन में रखा गया। तो उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो फोर्सेस कैसे, थोड़ी चर्चा करते हैं। थोड़ा डायग्राम देखेंगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी चीज के अंदर। देखिए ऐसे आपके पास में एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ये वाली है, क्लियर। इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है आपके पास I1, क्लियर। ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। सिमिलरली यहाँ पे एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट कुछ फ्लो कर रहा है आपके पास में I2। कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं था, सिर्फ ये दो वायर्स है रीजन के अंदर और कुछ है, दोनों इनफाइनाइट है। ये भी इधर इनफाइनाइट हो जा रही है, ये भी इधर इनफाइनाइट हो जा रही है। सबसे पहले आप मुझे सोच के बताइए कि ये दोनों वायर आपस में अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। सर क्या है, कैसे करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप देखिए कि आप समझ पा रहे हैं कि दोनों वायर्स अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। कुछ है, या तो अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे। आप सोचिए कैसे अट्रैक्ट करे, कैसे रिपेल करे। थोड़ा सोचिए, थोड़ा खुद से अपने दिमाग पे जोर डालिए। हाँ भी आया समझ में, कुछ हवा लग रही है। सर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, बिना मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स देंगे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ऐसा आपको लग रहा है, पर एक्चुअल में है। सर कहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये करंट कैरिंग वायर, सुनना मेरे बात, ये करंट कैरिंग वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और ये करंट कैरिंग वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो इस I2 को एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, किसकी वजह से, इस वाली वायर की वजह से। सिमिलरली इस वाली वायर की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से फोर्स लग सकता है। ये थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, सर इस वाली वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो किस तरफ होगा। तो आप क्या बोलेंगे, फिंगर को ऐसे, थंब को कैसे करते थे, हम ऐसे करते थे। करंट की डायरेक्शन में थंब को करते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां फिंगर से खोल देते थे, जिस डायरेक्शन में आशीर्वाद वहां मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। मतलब इस वाली वायर की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। ये B1, ये क्या है आपके पास, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर हैविंग करंट हैविंग I1। जिसमें करंट I1 है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, B1। डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो आप देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है, तब भी आप जज कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस वाली करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए किस तरफ आ रही है। तो आप क्या बोलेंगे, अगेन वही सेम प्रोसेस, हमने अंगूठा किया करंट कैरिंग वायर की तरफ, जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी तरफ फिंगर्स खोल दी और आशीर्वाद किस तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। आशीर्वाद अगर बाहर की तरफ निकल रहा है मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका नाम होगा कुछ B2 और वो किस तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ, इसका नाम है B2। ये क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2। समझ में आ रही बात, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले नहीं थे, पर हुआ क्या कि इन करंट कैरिंग वायर की वजह से, इस वाली वायर की वजह से यहां पे आ गया, इस वाली वायर की वजह से यहां पे आ गया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड आ ही गया है तो फोर्स भी आ जाएगा। कैसे फोर्स आएगा, देखिए अब आप इस वाली वायर से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, वो वायर बोलेगा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। बी को आशीर्वाद दिया, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां, थंब किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो यहां पे आपके पास फोर्स आ जाएगा। दिस इज फोर्स, सही है।
ये फोर्स आपके पास में लगा किसकी वजह से, इस वायर की वजह से इस पे लगा। कैसे लगा, एक्चुअली इसने सबसे पहले अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ में इंटरेक्ट हुआ और आपस में एक फोर्स आ गया। क्लियर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, तो अगर आप इस पे फोर्स देखने जाएंगे तो बी को आशीर्वाद दीजिए, करंट डायरेक्शन में फिंगर्स कीजिए, थंब इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ये आपके पास फोर्स आ गया। अब आप बताइए इसमें क्या रहा, दोनों आपस में रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दीज बोथ वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप फोर्स की बात करें सर, किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, तो देखिए फोर्स तो आपके पास में वो पूछना पड़ेगा कितने लेंथ पे आप देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यार I2 और इसकी लेंथ तो इनफाइनाइट है, कितनी बड़ी लेंथ पे आप बात करें वो देखना पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट लेंथ पे देखें तो फोर्स भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम बोले अट्रैक्शन फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, अगर हम इस चीज पे चर्चा करें, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, हम इसको निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं क्या। कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे देखिए हमें एक यूनिट लेंथ के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स निकालना है, एक यूनिट लेंथ के ऊपर। तो आप किसी के ऊपर निकालिए, मान लीजिए हम इसके ऊपर निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कितनी लेंथ पकड़ ली, इसकी 1 मीटर पकड़ ली। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज ILB होता है, IL क्रॉस B होता है। L इस तरफ है, B इस तरफ है, एंगल 90 डिग्री है, तो आप इसको डायरेक्टली ILB लिख सकते हैं। तो आप लिखा सर एक्सप्रेशन तो आता है IL क्रॉस B आता है, DL क्रॉस B आता है, पर हर एक एलिमेंट पे फोर्स की डायरेक्शन सेम है, जो डायरेक्शन है वो सेम, उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो IL क्रॉस B आप लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा प्रोसीड करके देखें तो I की जगह तो आ जाएगा, इस पे निकालना है I2, L की जगह कितना आ जाएगा 1 मीटर। क्यों 1 मीटर आ जाएगा, बिकॉज आप पर यूनिट लेंथ बात कर रहे हैं, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ पे बात कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आएगा आपके पास, B1 आएगा। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे सोल्व करके, फोर्स पर यूनिट लेंथ, अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट, ठीक है, तो 1 मीटर पे हम निकाल रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे कर दो, ये L लेंथ पे निकाल रहे हैं, मान लीजिए L लेंथ पे हम निकाल रहे हैं ना, फिर L को नीचे ले जाएंगे, फिर पर यूनिट लेंथ बन जाएगा आपके पास। हमने कुछ L लेंथ लिया तो उस पे ऐसा आएगा। अच्छा, B1 की वैल्यू पुट करते हैं। B1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपके पास इसके बीच की, वो जो D आपको गिवन रहेगा। अगर D डिस्टेंस गिवन रहेगा तो आप इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी, म्यू0 I/2πd होता है ना, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इट इज म्यू0 I/2πd। I की जगह कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे F की वैल्यू, दैट इज I2, ये L नीचे चला गया, और B की जगह कितना आएगा, म्यू0 I1 डिवाइड बाय 2πd। तो एक्सप्रेशन कितना है, दैट इज म्यू0 I1 I2 डिवाइड बाय 2πd, ये फोर्स आ गया। तो यहाँ से जो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल के आ रहा है आपके पास, दैट इज म्यू0 I1 I2 डिवाइड बाय 2πd, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आपने निकाल दिया। सिमिलरली अगर आप इस पे निकालते तब भी ये एक्सप्रेशन आता, उसमें क्या बन जाता, यहाँ पे I1 बन जाता, यहाँ पे L बन जाता आपके पास, तो यह B2 बन जाता, सेम चीजें वापस निकल के आती, यही एक्सप्रेशन आ जाता। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जब ऐसे करंट्स आपके पास में फ्लो कर रहे होंगे तो आपके पास में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है वो कैसे निकालना है ये भी आप सीख लीजिए, और जो अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है ये भी आप देख लीजिए। क्लियर, ठीक है। अब आप मुझे इतना छाप लीजिए, फिर इसके बाद में आप मुझे एक चीज बताइए कि मान लीजिए अगर ऐसे वायर हुआ आपके पास, 2 वायर्स है, एक वायर में ऐसे करंट जा रहा है आपके पास I1, और इसमें से कुछ ऐसे करंट जा रहा है आपके पास I2। These both are infinite long wire, these both are infinite long wire। नेक्स्ट, अब आप मुझे ये बताइए ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, ये आपको बताना है। इस वाले केस में अगर वायर्स ऐसी होती, इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले सेटअप में दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में था, इस वाले सेटअप में दोनों वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक में ऊपर एक में नीचे की तरफ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई इस वाले सेटअप के अंदर ये दोनों वायर्स आपस में अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं, देख के थोड़ा बताइए, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है। अभी हुआ, देखिए आप क्या बोलेंगे सर, इस वाली वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, इस वाली वायर की वजह से, ये इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर की तरफ आ रहा है।
और अगर आप बात करेंगे इस वाली वायर की वजह से, इस I2 करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किस तरफ आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास दिस इज अगेन इनटू द प्लेन। क्लियर? हमने कैसे किया, जहां पे करंट की डायरेक्शन में थंब कर दिया, इस वाली की वजह से यहां पे देख के बता रहा हूं मैं आपको, थंब कर दिया, कौन से पॉइंट पे निकालना है, यहां पे निकालो, सिर्फ फिंगर खोलो, आशय किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ आ गया आपके पास। यहां पे अगर आप देखेंगे तो करंट कैरिंग वायर की तरफ थंब कर दिया, कौन से पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, उसकी तरफ फिंगर्स खोलो, आशय किस तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है। डन। फिर आप देखेंगे सर फोर्स कैसे देखते हैं, आई एल क्रॉस बी से, वो कैसे देखते हैं, बी को आशीर्वाद दो, करंट डायरेक्शन में थंब, फोर्स इस तरफ, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। इस पे आप चेक कीजिए, इस पे अगर आप फोर्स देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स, तो ऐसा कुछ बन रहा है ना आपके पास, तो इधर फोर्स आ रहा है आपके पास। तो ये दोनों वायर क्या कर रही है, बोथ वायर रिपेलिंग ईच अदर, रिपेलिंग ईच अदर। अगर करंट आपके सेम डायरेक्शन में जा रहा है दोनों में, तो दोनों अट्रैक्ट कर रही है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दोनों आपस में रिपेल कर रही है। ठीक है बच्चों, तो आप पूरी कहानी को छाप लीजिए, जो फोर्स आएगा वो यही आएगा। अगर मैं पूछूं फोर्स ऑफ रिपल्शन पर यूनिट लेंथ, वो इतना ही टर्म आएगा, आप निकाल के देख लीजिए, बिकॉज कुछ नहीं बदला, सिर्फ डायरेक्शन बदला और कुछ भी नहीं बदला। तो आप करके देखें तो यही वैल्यू निकल के आएगी। डन, छाप लीजिए। सवाल आपके सामने जो है, सामने है, उसमें क्या है, एक इनफाइनाइट वायर है, ये वाली वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, और एक दूसरा एक वायर का एक पार्ट लिया है हमने और जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पूरी वायर होगी कहीं ना कहीं, पर हम इस छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कि फोर्स ऑन वायर कैरिंग करंट I2 ड्यू टू वायर कैरिंग करंट I1, मतलब इस वाली वायर की वजह से इस वाले वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, ये आपको निकाल के बताना है। डायरेक्शन भी आपको सोच के बताया, निकाल के बताना है ना। ढंग से कीजिए बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। आप करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। हुआ? ठीक है। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इस वाले वायर की वजह से, यहाँ पे देखिए अब की बार जो बी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बी आपके इसमें नॉन यूनिफॉर्म है। इससे पहले वाले केस में जब दोनों वायर्स थी, तो इस वाले वायर की वजह से इसके हर एक पॉइंट पे जो बी था वो सेम था, क्योंकि वो डिस्टेंस सेम थे। अब क्या डिस्टेंस सेम नहीं है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे यहाँ से किसी एक्स दूरी पे, या फिर कुछ दूरी आप मान लीजिए, इस दूरी का नाम क्या रखेंगे आप, कोई डी रख दीजिए, किसी डी डिस्टेंस के ऊपर जो बी है आपके पास, बी दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई डी, और किस तरफ है बच्चों, अंदर की तरफ है। सही है। अच्छा, अंदर की तरफ है आपके पास, तब आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट पकड़े, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट पकड़े, कितनी दूरी है, कुछ छोटे कुछ डिस्टेंस का, इसका नाम कुछ y मान लो ना, इसका नाम कुछ y मान लो, तो ये डिस्टेंस ये y हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे इसकी विड्थ कुछ dy मान लो। हमने क्या किया बच्चों, y दूरी पे जाके dy विड्थ का, एक y दूरी पे जाके dy विड्थ का एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट मान लिया। अगर आप इस पे फोर्स निकालने जाएंगे dF फोर्स, तो वो एक्सप्रेशन आएगा I2, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, इसकी लेंथ कितनी है dy, और यहाँ पे जो इसके रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई y, ये है आपके पास। इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा है म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई y, तो इसके जो छोटे से एलिमेंट है फोर्स आ रहा होगा दैट इज I2Lb, और I2L की वैल्यू कितनी है dy, और b की वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक है जी।
अब आप देखिए इस वाले एलिमेंट पे, देखिए यहां पे ऐसे था ना आपके पास में, इस वाले एलिमेंट पे फोर्स देख रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स किस तरफ आ रहा है बच्चों आपके पास, ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है। यहां पे एलिमेंट देखिए उस पे फोर्स इस तरफ आएगा, यहां पे फोर्स, मतलब हर एक एलिमेंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम है, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है पर हर एक एलिमेंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम है। पास वाले एलिमेंट पे जो आपके पास में फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, और उससे जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं वैसे फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, बिकॉज ये वाली वैल्यू आपके पास कम होती जा रही है। अब अगर आप नेट निकालना चाहते हैं, नेट तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा एफ, ये किसके बराबर आ जाएगा, I2, इसको लिखा म्यू नॉट I1, ये सही है, म्यू नॉट I1 I2 को अपने बाहर निकाल दिया, यहां डिवाइड बाय 2 पाई कर दिया, यहां पे है dy बाय वाई, dy बाय वाई। वाई कहां से डिस्टेंस मेजर किया आपने, यहां से मेजर किया है, तो लिमिट कहां से कहां जाएगी, पहली लिमिट जाएगी x से, बिकॉज पहला एलिमेंट x से शुरू हो रहा है, और फाइनल वाइज जा रही है x प्लस l तक। तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक्सप्रेशन कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बचेगा, ln y, लिमिट कहां से कहां तक, x से लेके x प्लस l तक। जो f की वैल्यू आपके पास निकल के आई, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई ln x प्लस l डिवाइड बाय x, ये आपके पास फोर्स आ गया, इंटरेक्शन फोर्स। तो यार आपको सिंपल कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। छोटा सा एलिमेंट लिया, उस पर फोर्स निकाला, उसको इंटीग्रेट किया, तो इजीली हम सवाल में प्रोसीड कर सकते हैं। हुआ था आपसे सवाल, होना चाहिए था, कोई इसमें ऐसा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स था। क्लियर है बच्चों, आप छाप लीजिए। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ गई ना, फोर्स किस तरफ लगेगा आपके पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिकॉज इसके मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फिर मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, करंट कैरिंग वायर की तरफ फिंगर्स, थंब ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। डन, छाप लीजिए। सवाल में आपके पास में एक तो इनफाइनाइट वायर है, ये वाली इनफाइनाइट वायर है, ये ऐसे इन्फिनिटी पे जा रही है ऊपर, और यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग लूप है। तो आपसे बोला गया फाइंड आउट फोर्स ऑन लूप ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस लूप पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, ये आपको निकाल के बताना है, करके बताइए थोड़ा। सिंपल सा सवाल, सिंपल रिजल्ट आएगा, आप ढंग से कीजिएगा ना, गलत मत कीजिए, ढंग से कीजिए, सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा, फटाफट हो जाएगा। हाँ भी हुआ, ठीक है। आप क्या बोलेंगे सर, इस वाली वायर की वजह से इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन देखिए आप। तो आपके बोले सर करंट जा रहा है आपके पास में ऊपर की तरफ, ठीक है, और इस वाले रीजन में चाहिए तो आप इस तरफ फिंगर्स खोल दीजिए, तो आशीर्वाद किस तरफ है, अंदर की तरफ, मतलब इस वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आपके पास अंदर की तरफ आएगा, ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये बी है वो इसकी वजह से है आपके पास, इतनी बात समझ में आ रही है। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, बिकॉज एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा आपके पास। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सिमम होगा, मतलब इस पूरे लूप के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा 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 घटेगा, हमें इस वाले पॉइंट में मिनिमम आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वाले एलिमेंट पे, अब आप फोर्स देखना सही ढंग से ना, इसके पूरे हर एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है। इस वाली वायर ए, इसका नाम कुछ रख देता हूं मैं, इस वायर का पी क्यू आर एस रख देता हूं, वायर का नाम पी क्यू आर एस। तो अगर मैं बोलूं ऑन वायर पी क्यू, ऑन वायर पी क्यू मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड म्यू आई बाय 2 पाई डी, और पी क्यू वायर पे हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, दैट इज एक्स। क्लियर,
ठीक है, और वहां पे b की वैल्यू कितनी है, b है वहां पे म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई एक्स। सेम बात अगर बोलूं ऑन वायर आर एस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात। इस वाली वायर पे भी अगर आप देखेंगे तो इस पूरी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? बिकॉज अगर आप डिस्टेंस देख रहे हैं इस वाली वायर से वो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो सेम है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज यहां पे आप देखिए बी की वैल्यू दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई एक्स प्लस एल। सही, ठीक है। अगर आप बात करेंगे इस वाली वायर के ऊपर क्यू आर वायर पे और पी एस वायर पे, इन दोनों पे नॉन यूनिफॉर्म है। ऑन वायर क्यू आर एंड पी एस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो बहुत इस पे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इस पे जो फोर्स लग रहा हो इस तरफ लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है F1। क्लियर? अगर आप सिमिलरली वायर RS पे चेक करेंगे तो इसमें जो करंट है वो इस तरफ जा रहा है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। यहाँ पे आएगा फोर्स F2। अरे सही है ये वाली बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। F1 की वैल्यू निकालना भी आसान है, F2 की वैल्यू निकालना भी आसान है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है। अगर आप बात करेंगे इस वाले यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट पकड़िए, यहाँ पे कोई एलिमेंट पकड़िए, यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किस तरफ लग रहा होगा, इस वाली वायर के ऊपर, इस वाले पे। तो करंट ऐसे जा रहा है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है आपके पास। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे तो इसमें करंट कैसे जा रहा है बच्चों, ऐसे जा रहा है। इस पे अगर आप देखें तो इस तरफ फोर्स लग रहा है। आप सोच के देखिए यहां पे अगर आप कोई किसी भी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं इस वाले एलिमेंट पे, तो इस एलिमेंट पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और इस एलिमेंट पे नीचे की तरफ लग रहा है, और दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। क्यों दोनों की वैल्यू सेम होगी? बिकॉज दोनों जो डिस्टेंस है वायर से, इनफिनिट वायर से, वो सेम है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो इस वाले एलिमेंट पे जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उतना इस एलिमेंट पे नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब क्यू आर वायर पे और पीएस वायर के कोई भी एलिमेंट की आप चर्चा करें, इस वाले पे लगने वाला फोर्स को ये बैलेंस आउट करेगा, इस पे लगने वाले फोर्स को ये वाला बैलेंस आउट करेगा, इसको पे लगने वाले फोर्स को ये बैलेंस आउट करेगा। इसका मतलब अगर आप बात करें नेट फोर्स ऑन क्यू आर एंड पी एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वो कट के कितना बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन वायर क्यू आर एंड एस पी आर इन अपोजिट डायरेक्शन and they will cancel out each other। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं ये नहीं बोल रहा कि सर जी इस एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स को ये वाला एलिमेंट कैंसिल आउट कर रहा है, नहीं। इस वाले एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स को ये एलिमेंट कैंसिल कर रहा है, इस पे लगने वाले फोर्स को ये वाला कैंसिल कर रहा है, इसको लगने वाला ये कैंसिल कर रहा है। मतलब इस पे अगर आप इस एलिमेंट पे बात कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ लग जाएगा फोर्स, इस एलिमेंट पे नीचे की तरफ लग जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे। इसको ये वाला समझ में आ गई बात? तो अगर आप बात करेंगे एफ नेट की तो एफ नेट कितना आएगा, F1 माइनस F2 आएगा, F2 माइनस F1 आएगा। F नेट कितना आएगा बच्चों, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1? F नेट आएगा हमारे पास दैट इज F1 माइनस F2, बिकॉज F1 बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। अब आप F1 की वैल्यू लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, I2 L की जगह कितना H और B की जगह कितना म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई x माइनस। इस वाले पे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, I2 L और B की जगह कितना म्यू नॉट I कौन सा I1, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई x प्लस H, x प्लस L। डन? आप थोड़ा सोल्व कर लीजिए, थोड़ा खूबसूरत बना दीजिए इसको। तो आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 और H आपके पास में कॉमन आ गया, म्यू नॉट कॉमन आ गया, I1 I2 H कॉमन आ गया आपके पास, यहां पे 2 पाई कॉमन आ गया, यहां पे कितना आया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल। डन? ये आपके पास एफ नेट आ गया, ये भाई साहब एफ नेट आ गया। तो इजी था, पर आपको ये चीज विजुलाइज करना है भाई साहब, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ ये करना है, ये सोचने के लिए थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, पर अगर आप ढंग से देखें, विजुलाइज करने की कोशिश करें, इसमें आप खोए हुए हैं अच्छे से, तो आपको जवाब फटाफट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? छाप लीजिए। ऐसा सवाल तो अभी हम कर चुके हैं, मेरे दिमाग में एक चीज आई है तो मैं सोच रहा हूँ वो बता ही देता हूँ। वैसे तो लोग समझ जाते हैं अपने आप, पर डायरेक्शन वाला खेल मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे लगता है बच्चे के ऊपर फंस सकते हैं, तो मैं बार बार डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो इसी में भी डायरेक्शन की थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं क्या बात करना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात।
अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई साहब, इस वाले करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आप बता सकते हैं? इस वाली करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बता सकते हैं, निकालते आ रहे हैं। किस तरफ है? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। और इसकी वजह से किस तरफ है? बाहर की तरफ। तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी बनी? कुछ ऐसी ऐसी फील्ड लाइंस बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है, ऐसी फील्ड लाइंस बन रही है। मतलब इस वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है और यहां से आप देख रहे हैं तो बाहर आ रही है। मतलब इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और इसकी वजह से बाहर की तरफ होगा। ये तो किसकी वजह से हमने बनाया? एक इनफिनिट करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो ऐसा बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है मान लीजिए, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? ऐसे सर्कुलर सर्कुलर बनेगी। क्लियर? अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर ना कुछ कर्व वर्व में होती तो चाहे सर्कुलर ना बनती, कोई और शेप की बन जाती, पर बनती है आपके पास में क्लोज लूप में बनती। ठीक है बच्चों, करंट कैरिंग वायर ऊपर ऐसे कैसे करके मैग्नेटिक फील्ड बनाया, हमने देख लिया। इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो ये वायर ऐसे शो कर रही है आपको, ऐसा यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे अंदर जा रहा है, फिर ऐसे अंदर से, फिर ऐसे से बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ से करंट, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, यहाँ पे अंदर जा रही है, फिर ऐसे बाहर आ रही है। चमक रही है बच्चों ये वाली बात? तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। जैसे ये तो सर्कुलर शेप, ये मतलब केमिस्ट्री वाले पढ़े थे ना, मतलब बॉन्ड वॉन्ड, तो ये वैसे केमिस्ट्री होना चाहिए, पर ठीक है फिजिक्स में थोड़ा यूज कर लेते हैं इसको। तो इसको आप सर्कुलर मानिए ना, इसको आप सर्कुलर मानिए, तो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करिए जैसे ये है आपके पास, ये वो टेप नहीं होती, ऐसे वो टेप हमारे पास पड़ी है। तो ये करंट कैरिंग वायर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, पहले एक छोटी टेप, फिर बड़ी टेप, फिर बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा, ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे। यहाँ पे सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, दिखाई दे रहा है? ये टेप है आपके पास, दिस इज टेप। तो इसको ऐसे रखेंगे तो ऐसी ऐसी बनेगी, और बड़ा, फिर ऐसे सिमिलरली ऊपर भी बनेंगे, ऐसे बनते रहेंगे। तो आपको ये दिखाई दे रहा है इस वाले रीजन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो कहां पे जा रही है? ये ऐसे अंदर जा रहा है, यहाँ ये फील्ड ऐसे करके अंदर जा रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फिर यहाँ से ऐसे निकल के बाहर आएगी, यहाँ बाहर की तरफ। इस वजह से हम आश्चर्य मेथड से देखेंगे तब इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आता है और इस वाले बाहर की तरफ आता है। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, पुरानी बात है, पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए अगर हम बात करें सर इसकी वजह से, इस जो है आपके पास में ये रेक्टेंगुलर शेप का जो लूप है, इस लूप की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बाहर कैसा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये आपको बताना है। थोड़ा बता सकते हैं आप? हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं। आप आशीर्वाद मेथड से करके देख लीजिए हर एक एलिमेंट की वजह से। तो आप कैसे बोलेंगे? सर यहां पे कुछ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आपके पास, एक मिनट, करंट ऐसे जा रहा है आपके पास, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इसकी वजह से देखिए, इस वाले ब्रांच की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? अंदर की तरफ। इसकी वजह से किस तरफ? अंदर की तरफ। इसकी वजह से किस तरफ? अंदर की तरफ। इसकी वजह से किस तरफ? अंदर की तरफ। बस सब इन चारों की वजह से किस तरफ? अंदर की तरफ। अंदर देखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बाहर देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि सर इस वाली वायर की वजह से तो आ रहा है बाहर की तरफ। क्यों? हाँ, इसकी वजह से बाहर आ रहा है और इसकी वजह से अंदर आ रहा है, तो देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आपको एक तरीका सिखाता हूं, देखिए अगेन आप वही बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा लूप बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। तो आपको ये समझ में आया सर, अंदर यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ जा रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पे जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है। सही है? तो यहां पे अंदर जा रही है, तो बाहर कहीं से तो घूम के आ रही होगी, तो क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा होगा, बाहर से आके फिर ऐसे अंदर जा रही है, बाहर से आके ऐसे अंदर जा रही है, बाहर से आके ऐसे अंदर जा रही है, बाहर से आके ऐसे अंदर जा रही है। क्लियर? तो आप जैसे सर्कुलर लूप में नहीं निकालते, सर्कुलर लूप के अंदर, सर्कुलर लूप में आप बोलते हैं सर इस अगर ऐसा करंट कैरिंग वायर लूप है आपके पास तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखते थे आप? चाहे तो आप आश्चर्य मेथड से देख लीजिए, नहीं तो आप ये बेटर है इसमें राइट हैंड थंब रूल से, करंट की डायरेक्शन फिंगर को कर्ल किया, थंब अंदर की तरफ आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आया। तो सिमिलरली आप इसमें भी कर सकते हैं, फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए लूप के सेंस में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया आपको। अच्छा, यहां पे अगर अंदर की तरफ है तो कहीं से तो बाहर से निकल के आ रहा होगा ना, बिकॉज क्लोज लूप बनना है, तो क्या आ रहा होगा? यहां पे बाहर की तरफ होगा। मेरी बात समझ? फील्ड ऐसे ऐसे बन रही होगी, ऐसे 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 करके, फिर पूरा अंदर जाके ऐसे करके ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही? कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा आपको। मान लीजिए ये अगर ऐसा फ्रेम होता आपके पास, ऐसा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ऐसे 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 करके बन रहा होगा, ऐसे ऐसे। क्लियर? मैं आपको थोड़ा 3D में दिखा देता हूं, आपको थोड़ा विजुअलाइज हो जाएगी बात। जैसे यहाँ पे है ये आपके पास में, ये ऐसे, ये प्लेन है आपके पास, दिस इज ये जो रेक्टेंगुलर लूप था वो ऐसा था, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फील्ड लाइन कैसी होगी आपके पास में? ऐसी ऐसी फील्ड लाइन होगी, ऐसी। ये मेरे पास टेप है यहाँ पे, तो ऐसी फील्ड लाइंस होगी। इसके अंदर जो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ऐसे यहाँ पे अंदर जा रही है, फिर वापस घूम के यहाँ से बाहर निकलती है। तो अगर आप इस वाले प्लेन में देखें तो बाहर की तरफ आएगा, ये घूम के वापस से अंदर जा रही होगी, फिर ऐसे बनेगी आपके पास, यहाँ से बाहर फिर अंदर, यहाँ से ऐसे, तो देखेंगे तो यहाँ से बाहर फिर अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है कि बच्चों? यहाँ पे अगर आप इस प्लेन में देखेंगे तो ये वाला पॉइंट इस प्लेन में है, जो इसका मिड है ना वो इस प्लेन में है, तो यहाँ से बाहर आ रहा है, फिर ये इसके जस्ट इसकी बराबर वाला इधर अंदर जा रहा है, फिर पीछे से ऐसे घूम के आ रही है फील्ड लाइंस।
तो अगर आप बात करेंगे सर इस वाले लूप की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, तो बाहर की तरफ होगा। नहीं तो आपके पास कभी लूप हो तो घबराना नहीं है, अंदर तो आप निकाल लेंगे, अंदर जो डायरेक्शन होगी बाहर जस्ट उसके अपोजिट होगी, क्योंकि उसको क्लोज लूप फॉर्म करना है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर अंदर ऐसे जा रहा है तो बाहर को फिर ऐसे आना पड़ेगा, और अगर अंदर ऐसे जा रहा है तो बाहर को फिर उल्टा जाना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके ये लूप्स बन जाएंगे आपके पास में। तो ऐसे ऐसे मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे कैसे करके एक वायर एक लाइन सीधी होगी, फिर ऐसे घूम के ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है। सिमिलरली अगर ऊपर देखेंगे तो भी ऐसे ऐसे करके आ रही होगी। हवा लग रही है आपको? एक बार आप वो इमेज देख लीजिएगा जाके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो आपको वहां पे 3D में इमेज दिखाई दे जाएगी, तो आपको थोड़ा उससे बेटर आइडिया लग जाएगा। एक बार आप नेट पे जाके इसको सर्च कर लीजिएगा। मेरी बात समझ में आए? फील्ड लाइन का पैटर्न अगर आप देखना चाहेंगे तो 3D में आप बनेगा, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर सिमिलरली इसके लिए, फिर ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई? तो कभी घबराना। देखिए एक बार जेईई के अंदर मैट्रिक्स मैच आया था, सिर्फ डायरेक्शन, उसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा तो कुछ नहीं पूछा। एक मैट्रिक्स मैच था शायद 2008 का, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहता, पर 2008 का था शायद वो। उसमें एग्जैक्टली सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात की और किसी चीज के बारे में बात नहीं की। और डायरेक्शन में लोग इसी में पजल होते हैं, सर लूप होगा तो क्या होगा, लूप के अंदर जो आएगी, लूप के बाहर जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन आएगा। चमक गया बच्चों? ठीक है, आप इस बात को सही ढंग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, छाप लीजिए। सवाल अच्छा है, आपको देख के सवाल से बहुत टफ होगा, पर टफ नहीं होगा सवाल ना। पहले आप सवाल से ढंग से पढ़ लीजिए और आप कोशिश कीजिए आप सवाल कर पाएं। अगर आप ढंग से सोचेंगे सवाल इजीली हो जाएगा। पहले सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं थोड़ा समझाया तो सवाल में क्या क्या है। पढ़ दिया आपने सवाल? सवाल में क्या है, कंसीडर ए मेटालिक रोड कैप्ट ओवर टू फिक्स्ड मेटालिक सपोर्ट। ये दोनों मेटालिक सपोर्ट है आपके पास, ये दोनों मेटालिक सपोर्ट है। इसके ऊपर इस रोड को रखा हुआ है, मतलब ऊपर भी उठा सकते, नीचे उठा सकते, ये रखा हुआ है, मतलब फिक्स नहीं किया हुआ ना, ये इस रोड को फिक्स नहीं किया हुआ, ये सपोर्ट है आपके पास, ये फिक्स है। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड बिफोर द वायर जंप्स, एक्चुअली क्या स्विच को बंद करके वायर जंप करेगी। क्यों वायर जंप करेगी वो आपको सोचना है। तो जब आप स्विच को बंद करने बाद वायर को जंप करने से पहले इस सर्किट में डीक्यू चार्ज है वो जो फ्लो कर जाता है आपके पास, तो आपको ये बताना है ये जो वायर है वो मैक्सिमम कितने हाइट तक जंप करेगी। ग्रेविटी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और ये स्विच है, ये बैटरी की वैल्यू आप कुछ ई मान लीजिए, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर? ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, ऐसे रखा हुआ है इस प्लेन में, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ये वायर है, ये वायर ऊपर नीचे, ये अपने आप उठ सकती है, मतलब पर कोई इंपल्स वगैरह कुछ देना पड़ेगा तभी उठेगी। आप सोच के देखिए क्या आप इस सवाल को कर पा रहे हैं। टेक योर टाइम, अच्छा सवाल है। डन? ठीक है, मैं इसे कर रहा हूं, अगर आपने नहीं किया तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। देखिए बात यह है कि अगर आप इस स्विच को बंद करते हैं, जैसे ही अगर आप इस स्विच को बंद करने जाएंगे तो स्विच को बंद करने के बाद में क्या होगा, इससे कुछ करंट फ्लो करेगा, इससे कुछ करंट फ्लो करेगा, पर करंट नहीं बोला, इसने बोला कुछ डीक्यू चार्ज फ्लो कर गया। मान लीजिए मैंने कुछ करंट फ्लो किया, जस्ट इंस्टेंट बंद किया, वैसे कुछ करंट फ्लो किया इससे। ठीक है, तो इस पे कुछ फोर्स लगता, कितना फोर्स लगता, ILB, और वो किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो मैंने बोला जो फोर्स लग रहा है वायर पे वो फोर्स है, दैट इज ILB। पर आप देखिए यार यहाँ पे एक इंस्टेंट के लिए काम हो रहा है, जैसे ही आप इस स्विच को बंद करेंगे वैसे ही वायर जंप कर रहा है, ऐसा ये बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स लगा, फोर्स लगती वायर ऑब्वियसली कुछ ऊपर उठा होगा। जैसे आप स्विच को बंद करा वैसे करंट फ्लो करते, फोर्स लगा तो ऊपर उठा होगा आपके पास। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अगर यार ऐसा हो रहा है आपके पास में, सडन ऐसा कुछ हो रहा है, तो यार हम क्या क्या कर सकते हैं हम इस एक्सप्रेशन में। तो हमने इसको क्या लिखा, आई को लिखा dq/dt, आई को क्या लिखा, dq/dt इज इक्वल टू LB, यहां पे लिख दिया F।
अब क्योंकि आई को डी क्यू डी टी लिखा जा सकता है, यहां पे अगर आप एफ डी टी लिखे जाएंगे तो ये बचेगा डी क्यू एल बी इज इक्वल टू एफ डी टी। क्लियर? एफ डी टी को अगर आप इंटीग्रेट करने जाएंगे, ये जो एफ डी टी ये तो हो गया इंपल्स, ये क्या हो गया बच्चों आपके पास इंपल्स। क्लियर? और यहाँ पे DQLB इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यार टर्म कितना बनेगा, DQLB तो बताइए सर, इसका नेट चार्ज को DQ बोला है इसने, तो हमने बोला जो इंपल्स लग रहा है आपके पास मैग्नेटिक इंपल्स, वो इंपल्स कितना है आपके पास, दैट इंपल्स इज Q DQLB, इतना इंपल्स लग रहा है। पर इस सवाल में कंडीशन होनी चाहिए कि मास इज वेरी स्मॉल, मास इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर मास बहुत बड़ा होगा तो ऊपर ही नहीं उठेगा, ये आप मान के चलिए कि मास बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इस फोर्स के कंपैरिजन में। तो अब ये किसके बराबर आएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी m मल्टीप्लाई v के बराबर, मैग्नेटिक इंपल्स का वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा। तो जो वेलोसिटी आपके पास है DQLB डिवाइड बाय m, ये वेलोसिटी है आपके पास। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इस सवाल में मेंशन होना चाहिए कि भाई वायर का जो मास है वो बहुत कम है ताकि वो उठ पा रहा है, बिकॉज अगर वायर खुद ही अपने आप में बहुत भारी होगी तो मैग्नेटिक इंपल्स कुछ कर पाएगा नहीं, उठा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा चेक करके देखें तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ गया तो आप लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे लिखा जा सकता है। तो फाइनल स्पीड कितनी बनेगी आपके पास में, 0 बन जाएगी बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। इसकी वैल्यू आपको पता है दैट इज DQLB। DQ को आप क्यों लिख दो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको क्यों लिख दो यार, ये DQ हटा दो यार, क्यों लिख दो, तो यहाँ पे QLB बन गया, तो ये बाय m 2G और h, अरे सही है ये वाली बात। ठीक है, यहां से जो h की वैल्यू आ गई वो आ गई Q स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइड बाय 2m स्क्वायर G, ये हाइट आ गया, दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल। ये सो जो आपके पास में ये क्या है, ये मेटालिक रोड है, इसके ये जो वायर है वो वायर जो जंप करेगी उस मैक्सिमम हाइट आएगा, वो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर? तो आपने क्या किया, सबसे पहले मैग्नेटिक इंपल्स निकाला, मैग्नेटिक इंपल्स से फिर आपने क्या किया, मैग्नेटिक इंपल्स को आपने mv के बराबर किया, वहां से वेलोसिटी आ गई, फिर वेलोसिटी को v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लिखेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। डन? ठीक है, अच्छा भेजिए बच्चों, अभी ये चैप्टर दम तोड़ रहा है, अभी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जेई वाला पोर्शन अभी खत्म होने वाला है, एक आपके पास में जेई एडवांस वाला पोर्शन था वो अभी खत्म होने वाला है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। जेई मेंस के लिए कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, जिसको एक तो बारमेट बाकी है आपके पास में, अर्थमेटिज्म बाकी है, पैरामेटिज्म, ट्रांडायमेटिक, वो सब बाकी है। पर जेई एडवांस के हिसाब से कहानी थब खत्म होने वाली है, चैप्टर अब ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, वो दम तोड़ रहा है। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कोयल, और अगर खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है आप आराम से हो जाए भाई ठीक है आप पढ़ लिया, बहुत मेहनत कर लिया, अब छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ये वाला टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कोयल। इससे फंसे वो सवाल में जो कोई सवाल फंस गया ना, तो वो इस जैसे कोई इसका सवाल आया, बढ़िया सवाल इससे बनाया जा सकता है। इसका कोई ऐसा सवाल बनाया जो फंस जाएगा तो भाई साहब इसके अलावा किसी और से हिलेगा भी नहीं, आप हवा ही नहीं लगेगी भाई साहब, वो सवाल होगा कैसे। अगर आपको कभी ऐसा लगे हवा ही नहीं लगी तो आपको देख लीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट एक बनाई गई चीज है, मतलब हमने प्रॉब्लम्स को थोड़ा इजी सॉल्व करने के हिसाब से हमने मैग्नेटिक मूवमेंट को डिजाइन किया है, अपने लिए डिजाइन किया है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोयल, ये आपको एक करंट कैरिंग कोयल की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा पूरी चीज। ये एक्चुअली क्या, ये आपके पास में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब जिसके अंदर करंट कैरिंग वायर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर और बार मैग्नेट में लिंक क्रिएट करता है। करंट कैरिंग वायर को आप बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, करंट कैरिंग वायर को बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम बार मैग्नेट पढ़ेंगे। पर ये लिंकेज दे रहा है आपको। बार मैग्नेट समझ में आती है ना, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं, उसमें एक शेप आती है बार शेप की, तो उसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं। बार मैग्नेट और ये वाला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर लूप, उन इन दोनों के पीछे वो एक लिंक आपको देता है। तो अगर आप चाहें तो आप बार मैग्नेट को करंट कैरिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, करंट कैरिंग वायर को बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, पर वो कब कर सकते हैं जब आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। अभी हम रिप्लेस नहीं करेंगे उसको, रिप्लेस करेंगे बार मैग्नेट के अंदर जाके ही हम उसे पढ़ेंगे, पर हम यहाँ पे उसको पढ़ देते हैं उस चीज को। और इस पे कई एक्सप्रेशन, टॉर्क का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो आप उसे सही ढंग से देखिएगा ना बच्चों। ये बनी मतलब कस्टमाइज थिंग, जैसे मैं बोलूँ वैसा है, एक बार आप मान लीजिए वैसा ही है। क्यों सर इसको पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, वो आपको थोड़ी देर में एक दो लेक्चर्स के बाद में आपको बात समझ आए। बार मैग्नेट वाले अच्छे समझ में आ जाएगी, कुछ बातें आपको यहाँ पे भी चमक जाएगी। अच्छा बच्चों सही ढंग से समझना, मास्टर जो बोल रहा है वो मान लेना है ना, मतलब क्योंकि बनाया गया, मैं आपको बोलूं ये चीज, इस चीज को नाम दिया गया मैग्नेटिक मूवमेंट, तो आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों दिया गया, ये भी मैं आपको बता दूं, पर अभी नहीं बता सकता, बार मैग्नेट में आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों मैंने ऐसा किया था। अच्छा अब आप सुनिए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोयल क्या लिखते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोयल के दो सिंबल्स होते हैं आपके पास में, या तो लोग उसको म्यू से डिनोट करते हैं या फिर लोग उसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, या तो म्यू से और या फिर कैपिटल एम से, ये दो सिंबल हैं आपके पास, और दोनों ही मतलब
ऊपर तीर लगा हुआ है, तीर लगा बता आपको समझ में आ गया होगा सर जी कैसी क्वांटिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मूवमेंट का यहाँ पे जो हम एक्सप्रेशन यूज करें वो म्यू यूज कर रहे हैं ना, म्यू यूज कर रहे हैं। कभी कभी कैपिटल एम दिखाई दे तब भी घबराना नहीं है, वो भी इसका हो सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। इसका जो फॉर्मूला दैट इज एन आई ए, एन आई ए, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर मान लीजिए कोई कोइल है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला जो यूज करते हैं दैट इज एन आई ए। एन क्या है, आई क्या है, ए क्या है, सबके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एन तो आपके पास में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल, मतलब एक कोइल के ऊपर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो चीज। मान लीजिए आपने जैसे यहीं पे एक लूप बनाया, फिर इसके ऊपर वापस एक और लूप बनाया, फिर इसके ऊपर एक और लूप बनाया, फिर इसके ऊपर एक और लूप बनाया, ऐसा होता है ना, वायर के ऊपर वायर, वायर के ऊपर वायर, वायर के ऊपर वायर। अगर ऐसा सेटअप रहेगा आपके पास तो एन की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। अगर एक ही लूप रहेगा तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल। भाई आपने एक कोइल के ऊपर कितने टर्न्स दिए हैं। आई क्या हो गया बच्चों आपके पास में, आई हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लो थ्रू कोइल, मतलब उस कोइल से करंट कितना फ्लो कर रहा है। और ए क्या है बच्चों आपके पास में, ए है एरिया, ए क्या है एरिया। अब सर ए एरिया है, मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर पे डिपेंड कर रही है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया वेक्टर की। और एरिया वेक्टर दो सेंस हो सकते हैं, इतनी बात पता है ना आपको। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में कुछ एक एरिया वेक्टर है, ऐसे ये मान लेते हैं, ये ऐसे कुछ एक एरिया है। इसके दो सेंस हो सकते हैं, एक मतलब परपेंडिकुलर प्लेन देते हैं ना एरिया, एक ये वाला एरिया हो जाएगा आपके पास में और एक ये वाला हो जाएगा, एक ये और एक ये, दो डायरेक्शन पॉसिबल है आपके पास। तो आप बोले सर एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, हम डायरेक्शन कैसे लेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर will be considered by right hand thumb rule, right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या होता है समझ में आता है आपको? हाँ सर हमें समझ में आता है। क्या करना होता है, जिस सेंस के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो अपनी फिंगर्स को उसके सेंस में रोटेट करो, राइट हैंड की फिंगर्स को उसके सेंस में रोटेट करो, जो थंब की डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर लेना है आपको। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, कर्ल, इसका मतलब क्या हुआ, वैसे स्टैंडर्ड नाम है राइट हैंड थंब रूल। अगर हमें समझना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड इन सेंस ऑफ करंट। तो थंब की डायरेक्शन क्या देगी, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बात समझ में आ गई? ठीक है। और इसके बारे में हम क्या लिख रहे थे, मैग्नेटिक मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये समझ में आ गई भाई। हमने देखा मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन है एन आई ए, एन है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, आई क्या करंट और ए क्या एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एरिया वेक्टर जो सेंस है वो कैसे डिसाइड करें, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड की फिंगर्स को आप कर्ल कीजिए, जिस तरफ थंब आ रहा है दैट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इतनी बात चमक गई बच्चों। आइए थोड़ा सा बेसिक प्रॉब्लम से प्रोसीड करके देखते हैं, कुछ हवा लगेगी हमें चीज की। मान लीजिए आपके पास में यहां पे ऐसे एक सर्कुलर लूप है, क्लियर? इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू आई नोट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है कुछ कितने हैं, n नोट टर्न्स है। कितने टर्न्स है बच्चों, n नोट टर्न्स है। और ये वाला आपके पास में कुछ I कैप है, ये वाला कुछ J कैप है। आपसे पूछा गया बताइए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते होती है, सिंपल सा सवाल है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। इसकी रेडियस कुछ r मान लीजिए। आपसे पूछा गया बताइए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। हुआ? तो आप बोल रहे दैट इज एन आई ए, एन की वैल्यू देखते हैं, एन की वैल्यू एन नॉट, आई की वैल्यू आई, और एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया बच्चों, ये एरिया है। ये कौन से वाला एरिया है, मतलब समझ में आ गया ना, ये इस कोइल का एरिया है आपके पास में, ठीक है? और डायरेक्शन किस तरफ आएगी आपके पास में, डायरेक्शन कैसे देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। तो फिंगर्स को कर्ल किया इसके सेंस में, तो थंब किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ से। कैसी डायरेक्शन है, के कैप की डायरेक्शन है। तो जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आया दैट इज एन नॉट आई पाई आर स्क्वायर के कैप। डन?
बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट अभी हमने पढ़ा। क्या एक्सप्रेशन, दैट इज NIA। एरिया का वेक्टर किसकी डायरेक्शन में देना है आपको, राइट हैंड थंब रूल से देना है। और जो इसकी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और जो एरिया वेक्टर का सेंस होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का सेंस होगा। कुल मिला के आप फिंगर से कर्ल करें, जिस तरफ थंब आ रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एनी कॉइल। बात समझ में आ गई बच्चों? ये अपने आप में एक कस्टमाइज थिंग है, हमने खुद बनाई है अपने लिए, ताकि हम चीजों को आसानी से सोल्व कर सके। वो धीरे धीरे आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। छाप लीजिए। अभी हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं ना, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, तो वैसा नहीं, ये बनाया गया है, इसको मतलब बाद में बनाया गया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बनाया, फिर उसके बाद में हमने सवाल सोल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा और ट्रीट कर दिया। फॉल्स वायर का एक तरीका है उससे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। वो कई बार जैसे फंसे हुए सवाल होते हैं तो उससे आसानी से हो जाते हैं। तो हम थोड़ा देख लेते हैं, आपको सवाल करने में थोड़ी आसानी होगी उस चीज से। देखिए क्या है, समझिएगा बात को ना, सिंपल सी बात है। मैं या फिर ये बोलूं कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग ऐसे एक लूप है ऐसे आपके पास, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कुछ ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, बहुत सुंदर करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है। करंट की वैल्यू कितनी है आपके पास, आई और आई। ये वाली लेंथ आप मान लीजिए कुछ, इसका नाम कुछ मान लीजिए L और इसका नाम कुछ मान लीजिए H, ठीक है। अब यार अगर मैं पूछूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो कितना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास इस सेटअप का, दैट इज हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज I मल्टीप्लाई NIA होता है, नंबर ऑफ टर्न 1 है, नंबर ऑफ टर्न की काउंट एक ही है आपके पास में, इसके ऊपर कोई टर्निंग नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज I मल्टीप्लाई A, और I की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी निकल के, दैट इज I, और एरिया की वैल्यू LH आ जाएगा, और किस तरफ आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, बाहर की तरफ आ जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। ये तो मेथड 1 था, बेसिक मेथड। मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा और टेढ़ा करना चाह रहा हूँ, मैं इसे फॉल्स वायर जोड़ना चाह रहा हूँ। अभी इस वाले सवाल में दिक्कत नहीं है, पर कुछ कुछ सवाल आपके पास 3D में आते हैं तो उसमें थोड़ा सा बच्चा फंस जाता है, तो उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। मैं बता रहा हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने सेम वायर बना दिया, ऐसे बना दी, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कर रहा है आपके पास आई, यहाँ पे ऐसे कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, यहाँ पे ऐसे कुछ आई, और यहाँ पे ऐसे कुछ आई। इसमें क्या करो बच्चों, दो फॉल्स वायर जोड़ दो। फॉल्स वायर क्या है, मतलब एक नकली वायर यहाँ पे जोड़ दो, ऐसी वायर नहीं है, ये नकली वायर है, और एक ही ऐसे इसके जस्ट पास में एक और जोड़ दो, दो वायर जोड़ दो नकली वायर। तो एक में आप करंट मान लो ऐसे अंदर की तरफ यहाँ पे आई आ रहा है, एक में ऐसे ऊपर की तरफ मान लो आई जा रहा है। तो एक्चुअली में अगर आप दोनों भी को पास पास है, दोनों का नेट इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, नेट कुछ भी नहीं बनी, पर आपने ऐसे कर दिया तो उससे क्या हो गया, आपके ऐसे दो लूप बन गए। मैंने क्या किया, मैंने दो फॉल्स वायर जोड़ दी, दो नकली फॉल्स मतलब नकली, दो नकली वायर हमने जोड़ दी बिल्कुल पास पास में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों में करंट का सेंस अपोजिट बना दिया। अब उससे क्या बेनिफिट हुआ, वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये वाली वायर का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज एक में ऊपर जा रहा है एक में जा रहा है, बिल्कुल पास पास है, उनका नेट इफेक्ट कुछ आना ही नहीं है आपके पास। पर उससे हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए दो लूप बन गए। कौन सा लूप बन गया, एक तो ये वाला लूप बन गया, यहाँ पे एक ये वाला लूप बन गया, और दूसरा लूप कैसा बन गया, ऐसा बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? एक इस वाले वायर के हिसाब से ऐसा आ गया, और एक ये वाला लूप बन गया। तो जब भी आप फॉल्स वायर जोड़े, दो वायर जोड़नी पड़ती है। फॉल्स वायर में हमेशा कितनी वायर जोड़नी पड़ती है, दो वायर जोड़नी पड़ती है, और दोनों में जो करंट का सेंस होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हमने क्या बोला, फॉर फॉल्स वायर, फॉर एडिशन वी शुड या फिर वी शुड एड टू फॉल्स वायर हैविंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक में नीचे की तरफ, दूसरे में ऊपर की तरफ। वी शुड ऐड टू फॉल्स वायर हैविंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन इफ रिक्वायर्ड। इस वाले सवाल में रिक्वायर्ड नहीं थी, मतलब इस वाले सवाल में सीधा निकाल सकता, पर मान लीजिए इस वाले सवाल से सीख लेते हैं कैसे जोड़ते हैं, फिर आगे के सवालों में हम यूज कर लेंगे। अब हमने क्या क्या किया, हमने यहां पे बोला ड्यू टू एडिशन ऑफ फॉल्स वायर, ड्यू टू एडिशन ऑफ फॉल्स वायर टू लूप्स आर क्रिएटेड। मतलब अगर आप इस वाले लूप का निकाल लें और इस वाले लूप का निकालें तो एक्चुअली पूरे बड़े लूप का आ जाएगा आपके पास। मतलब बड़े लूप का मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है तो आप इन दो स्मॉलर लूप्स का निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जो फॉल्स वायर ऐड की है वो कुछ x दूरी पे की है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों आपके पास, L-x, और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, कुछ ऐसे h है। तो अगर आप बात करें मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लार्ज लूप किसके बराबर हो, दैट इज म्यू ऑफ लूप 1 प्लस म्यू ऑफ लूप 2। सही है ये बात,
ठीक है, सबसे लूप 1 की वजह से देखते हैं, म्यू L1 कितना आ रहा है आपके पास, म्यू ड्यू टू लूप 1 दैट इज आई मल्टीप्लाई एरिया। अब इस लूप का एरिया कितना बचा आपके पास, दैट इज h मल्टीप्लाई x। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इस वाले लूप में अगर आप बात करेंगे तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपने बाहर की तरफ बना। अगर आप बात करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू लूप 2, इस सेकंड लूप की वजह से, सेकंड लूप की वजह से देखेंगे तो अगेन मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए ये सिर्फ ये लूप है, जब आप इसकी चर्चा करते हैं इसको देखिए, जब आप इसकी चर्चा करते हैं इसको देखिए, तो ये किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे आप, आई h मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स, और ये भी किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। और अगर आप म्यू नेट की बात करें तो आप दोनों को जोड़ दीजिए तो वो कितना आएगा, म्यू एच एल बाहर की तरफ। तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों सेम आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फोर्स वायर लगाने से मैग्नेटिक मूवमेंट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आप कभी भी फोर्स वायर यूज कर सकते हैं अगर कभी रिक्वायर्ड होगी। सर कब रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी दिखाता हूँ, नेक्स्ट वाली स्लाइड में आप देखेंगे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप आसानी से कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप फोर्स वायर को इजीली ऐड कर सकते हैं। ऐड करते हुए ध्यान रखिएगा, दो वायर्स लगानी है ना, एक में नीचे की तरफ करंट, एक में ऊपर की तरफ, दोनों का नेट इफेक्ट कुछ नहीं चेंज होगा। तो फिर आप उनसे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लूप्स का काउंट बढ़ा सकते हैं, और सवाल को अगर आप करना चाहें तो थोड़ा इजीली कर सकते हैं। आप छाप लीजिए इसको, फिर अपने देखते हैं आगे। ये ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड टॉपिक नहीं है, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई स्टैंडर्ड बुक्स में आपको दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो हमने एक जुगाड़ बना रखा है, मतलब एक तरीका बना रखा है ताकि सवालों में को हम जल्दी इजीली इंटरप्रेट कर पाए। कैसे सवालों में वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। छापिए, शेप आपको दिखाई दे रही है, कैसी शेप है थोड़ा विजुअलाइज करके देखिए। आपको इस शेप का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, थोड़ा समझाया तुम कैसी शेप है। ऐसी शेप है ना आपके पास, ऐसे ये वाला जो है आपके पास में, ये ऐसे प्लेन में है और ये इस वाले प्लेन में है, समझ में आ रहा है? ये जो नीचे वाला है वो ये वाला है, ये जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो है वो ये वाला है। क्लियर? ऐसी शेप है आपके पास। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, इसकी बाउंड्री में ऐसे करके, यहाँ से करके ऐसे, यहाँ से ऐसे जाके फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। समझ में आ गया सेंस आपको करंट का? और जैसे वायर है, करंट ऐसे यहाँ से ऊपर जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाके, फिर ऐसे जाके, ऐसे जाके। क्लियर? ठीक है, आपको इस शेप का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। सवाल ये, फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट। और आपको आई कैप जे कैप गिवन है, तो आपको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आपको रिजल्ट निकाल के बताना है। आप मुझे करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ भी हुआ, ठीक है। आप क्या करेंगे, अभी समझ में आ रहा है सर ये एक्चुअली 3D प्लेन में है, तो हमें समझ आया। अगर वन मतलब एक ही प्लेन में होता तो एक प्लेन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट हमें निकालना आता है, तो हम क्या क्या करते हैं, अभी ये एक लूप है तो यहाँ पे फोर्स वायर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे फोर्स वायर ऐड कर देते हैं, एक इस वाले करंट के हिसाब से, क्लियर, और दूसरे वाले फोर्स वायर ऐसे ऐड कर देते हैं इस वाले करंट के हिसाब से। तो एक लूप तो ये वाला बन गया आपके पास, और एक लूप ये वाला बन गया। अब आप सवाल आपके पास इजी है, तो हमने क्या किया, वी हैव एडेड फोर्स वायर ड्यू टू विच वन लूप इज कन्वर्टेड इनटू टू लूप्स, और बोथ लूप्स आर प्लेनर। ये वाला लूप इस प्लेन में है और ये वाला लूप इस प्लेन में है। मतलब ये वाला जो लूप है आपके पास, दिस इज इन XZ प्लेन एंड दिस लूप इज इन YZ प्लेन। अब अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट आप क्या लिखेंगे, म्यू। सबसे पहले आप इस वाले प्लेन की, इस वाले की वजह से निकालिए, इस वाले की वजह से कितना आएगा, दैट इज आई, और व्हाट इज द एरिया, दैट इज L मल्टीप्लाई H, और कौन से एक्सिस की तरफ आ रहा है ये, दिस इज अक्रॉस J कैप, तो आप यहां पे लिखेंगे J कैप। अरे सही है। फिर अगर आप इस वाले लूप की वजह से बात करेंगे, इस वाले लूप की वजह से, तो कैसे लिखेंगे आप, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ रहा है, आई मल्टीप्लाई L इंटू में H, और किस तरफ आ रहा है, इस तरफ, दैट इज I। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, दैट इज प्लस I मल्टीप्लाई L इंटू H, और ये I कैप। देखिए इस वाले लूप की वजह से, जब आप इस वाले लूप की वजह से निकाल रहे हैं, तो ये वाला लूप है आपके पास ऐसा, क्लियर, ये वाला लूप जो आप देख रहे हैं जो YZ प्लेन में, तो इसके मैग्नेटिक मूवमेंट आई कैप में आएगा, कितना आएगा, I मल्टीप्लाई LH, तो मैंने लिख दिया। इसकी वजह से बात कर रहे हैं तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट J कैप में आएगा, तो मैंने लिख दिया। अब आपने इजीली इसको निकाल दिया, खत्म होगी बात। ये मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो आप लिख सकते हैं इसका वेक्टर फॉर्म में, दैट इज अंडर रूट ILH, दिस इज रूट टू ILH।
तो इससे बेनिफिट हो गया ना आपके पास, अभी 3D प्लेन में था, आप इसको इजीली प्रोसीड कर पाएंगे, जो दिक्कत होती है सॉल्व करने में। इस वजह से हम बोलते हैं कि आपको कोई फोर्स वायर ऐड करनी हो तो आप फोर्स वायर ऐड कर सकते हैं उसको, एक जैसे एक प्लेन में नहीं है तो आप उनको 2 लूप में तोड़ के और हर एक लूप को एक सिंगल प्लेन में रख के आप इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लीजिए सवाल में आपके पास बच्चों की टोरॉइड है, आप देख लीजिए ऐसे टोरॉइड जानते हैं ना, तो ये आपके पास वैसे टोरॉइड है और आपसे पूछा गया इस टोरॉइड में कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस टोरॉइड में जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना आएगा वो आपको निकाल के बताना है। इसमें कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कुछ n गिवन है, और इसकी जो ईयर रेडियस है वो कुछ स्मॉल r है, और जो इसकी मीन रेडियस है वो कुछ कैपिटल R है, और ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब मुझे करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा सवाल है ना। हाँ भी हुआ। मैं इसको प्रोसीड कर, थोड़ा आपको टाइम लग सकता है तो आप एक बार पोज कर लीजिएगा स्क्रीन को ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार यहाँ पे एक छोटा सा मान लो ऐसे एक लूप है, ऐसे करंट का सेंस मान लीजिए ऐसे है, करंट का सेंस ऐसे है, तो करंट का सेंस ऐसे है, तो इस छोटे से एलिमेंट के जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो इस तरफ आएगा। सही, मैग्नेटिक करंट का सेंस कुछ ऐसे है तो ऐसा आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, ऐसा 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 पलटते पलटते कुछ ऐसा हो गया। क्लियर, तो ऐसा ऐसा मैग्नेटिक मूवमेंट है आपके पास। तो हर एक करंट कैरिंग एलिमेंट के जो मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन है वो डिफरेंट है आपके पास। तो हमने क्या किया, यहां से ऐसे कुछ हम थीटा डिस्टेंस के ऊपर हमने एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया, कितनी विड्थ का, आर डी थीटा विड्थ का। क्लियर, तो मैं बोल रहा हूं कि आर डी थीटा विड्थ का आपने एलिमेंट पकड़ा, तो अगर आप एक का मैग्नेटिक मूवमेंट देख रहे हैं दैट विल बी आई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे जो आपने एलिमेंट पकड़ा है उसकी जो लेंथ है, ये जो आपके पास में लेंथ है, दिस लेंथ इज आर डी थीटा। अगर ये लेंथ आर डी थीटा है तो इतने के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो आप लिख देंगे दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी अगर हम बात करें आर डी थीटा लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है आपके पास, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कुछ कैपिटल एन है, कैपिटल एन मल्टीप्लाई ये वाली लेंथ कितनी होगी आपके पास, पाई आर। सही है, इतने आगे। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक की वजह से इतना आ रहा है, पर आपके पास जो एलिमेंट है उसकी लेंथ है आर डी थीटा, तो उसमें कितने आएंगे, एन मल्टीप्लाई पाई आर मल्टीप्लाई आर डी थीटा। अरे सही है, तो यहां पे छोटे से एलिमेंट की वजह से इस तरफ आ रहा है आपके पास, तो इतना आ रहा है। अब आप देखिए इस मैग्नेटिक मूवमेंट के 2 कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है मैग्नेटिक मूवमेंट का, और एक ये वाला कंपोनेंट है। अगर आप सिमिलर यहां पे अगर आप जाके देखेंगे, यहां पे एक एलिमेंट अगर आप पकड़ेंगे, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो किस तरफ आएगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे आपके पास, एक ऐसा मैग्नेटिक मूवमेंट का बनेगा, एक ये वाला बनेगा। कौन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सिर्फ कौन से वाले बचेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट बचेंगे, वर्टिकल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पे भी आएगा सिमिलरली। तो ये वाले वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें जो नेट चाहिए वो नेट किस तरफ चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आएगा, देखिए ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना थीटा, तो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा। क्लियर, तो हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो वो कितना है, दिस मैग्नेटिक मूवमेंट मल्टीप्लाई cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहां पे ये आपके पास में म्यू आ जाएगा नेट। तो हमने यहां पे क्या देखा, वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट विल कैंसल ईच अदर। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन वाले आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले बचेंगे, तो हॉरिजॉन्टल वाले का मैंने ऐसे कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। अब आप थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं, सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे ये r से r साफ हो गया, पाई से पाई साफ हो गया। तो टर्म क्या निकल के आ रही है, टर्म निकल के आ रही है n i r स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे बन गया साइन थीटा और डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। सही है, सॉरी हाँ साइन थीटा डी थीटा। आप लिमिट्स लगा दीजिए एंगल की, तो इनिशियल एंगल कितना था 0 और फाइनल एंगल कितना है पाई। तो लिमिट कहां से 0 से लेके पाई तक जो मैग्नेटिक मूवमेंट नेट आपके पास निकल के आया दैट इज एन आई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एक ट्वाइस हो जाएगा आपके पास।
क्लियर? तो ये आपके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इस सेटअप का। पाई कट गया था क्या? पाई कट गया था ना, ये कितना आएगा 2ni r²। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो सवाल दिखने में बड़ा लग रहा था, पर आपने जब प्रोसीड किया, आपने बेसिक फंडामेंटल से गए, तो सवाल ने दम तोड़ दिया और इजीली आप सवाल को कर पाए। सॉल्व कीजिए।